जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एजू फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस सेशन में आप देखेंगे स्टैटिक जीके के प्रश्न। स्टैटिक जीके के प्रश्नों में आपके इसमें शामिल हैं एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चंस और इसके साथ में जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं आपका जो एग्जाम होगा न्यू पैटर्न पे, तो उनमें कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उनकी इंफॉर्मेशन भी इस क्लास के अंतर्गत शामिल है। और ये आज का ये दूसरा सेट है, इससे पहले का सेट कंप्लीट हो चुका है। इसके अंतर्गत कुल 25 प्रश्न शामिल हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य, एक नृत्य है, डांस फॉर्म है कि मैताई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है। तो वो उसमें एक कीवर्ड क्या है, मैताई लोगों, और दूसरा कीवर्ड क्या है, वैष्णव मत। तो इनसे कौन जुड़ा हुआ है। अब ये प्रश्न आपका 2022 में एसएससी के द्वारा पूछा गया था। तो इसमें ऑप्शन ए कह रहा है कि छाऊ नृत्य होगा, या फिर ऑप्शन बी सत्रिया नृत्य होगा, या ऑप्शन सी कुचिपुड़ी होगा, या फिर ऑप्शन डी मणिपुरी होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी मणिपुरी डांस होगा। तो मणिपुरी नृत्य का आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि क्या फॉर्म होता है, और ये वैष्णव मत जो होता है उससे जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देख पा रहे हो कि श्री कृष्ण जी की एक यहाँ पर मूर्ति। आगे देखते हैं इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा कि मणिपुर वाला तो आपका हो गया, आप समझ गए। फिर देखते हैं छाऊ नृत्य। यह क्या है कि मार्शल और लोक परंपराओं के साथ में एक क्या है, अर्थशास्त्रीय भारतीय नृत्य है। यहाँ पर कभी आ सकता है कि शास्त्रीय है या अर्थशास्त्रीय है, तो आपको याद रखना है अर्थशास्त्रीय भारतीय नृत्य कौन, छाऊ नृत्य। फिर देखते हैं यहाँ पे सत्रिया नृत्य। अब ये छाऊ नृत्य का ये यहाँ पे फॉर्म है। फिर यहाँ पे देखते हैं कि सत्रिया नृत्य। सत्रिया नृत्य क्या है कि एक नृत्य नाटक प्रदर्शन कला है। इसमें क्या होगा, नृत्य भी होगा और नाटक, दो चीजें होंगी। और इसकी उत्पत्ति कहाँ, असम से मानी जाती है, जो कृष्ण केंद्रित वैष्णववाद जो मठ थे वहां पर हुई थी। तो ये क्या हो जाता है, सत्रिया का एक फॉर्म है ये वाला। फिर देखते हैं कुचिपुड़ी। ये भी क्या है, एक नृत्य नाटक प्रदर्शन कला है। और इसे क्या होता है, जिसकी जड़ें कहाँ पर है, नाट्य शास्त्र के प्राचीन हिंदू संस्कृत पाठ में है, शामिल है, वहां पर आपको मिलेंगी। और ये आपका ये कुचिपुड़ी का डांस फॉर्म है। कुचिपुड़ी किस राज्य का डांस फॉर्म है, इस कहाँ का नृत्य है, तो ये आपको याद रखना है, ये आंध्र प्रदेश का है। और इससे पहले वाली क्लास में हमने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, वहां पे जाकर के इसे देख सकते हो, अटेंड कर सकते हो। अब फिर यहाँ देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है, ये भी पूछा गया है सत्रिया शास्त्रीय नृत्य के बारे में, किस राज्य से संबंधित है, जिससे हमने पहले डिस्कस किया। आप समझ सकते हो कि ये ऑप्शन डी सही उत्तर होगा कि ये असम का है। ये भी 2022 एसएससी में पूछा गया। अब देखते हैं यहाँ पे केरल के बारे में। तो केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन है, तो एक डांस फॉर्म आपने सुना होगा कि वो है कथकली, और एक और है जिसे आप कहते हो मोहिनी अट्टम। तो ये दो जो डांस फॉर्म हो गए, ये कहाँ के, केरल के हैं, कौन, शास्त्रीय नृत्य। और उड़ीसा का कभी कभी उड़ीसा लेकर कभी उड़ीसा लेकर के आता है, तो इसका एक डांस फॉर्म हो जाएगा उड़ीसी, ध्यान रखना है, ये उड़ीसा का हो जाएगा। और ये आपका एक सत्रिया का डांस फॉर्म है। फिर आगे देखते हैं आपका अगला प्रश्न। हाँ, इसका थोड़ा सा सोल्यूशन देख लेते हैं जो डिटेल में दिया हुआ है एग्जाम के लिए। यहाँ पर क्या है कि असम के प्रसिद्ध नृत्यों में कौन कौन शामिल है, तो ये सत्रिया शामिल है। सत्रिया के यहाँ पे आपसे अगर पूछ ले कि संस्थापक कौन है, तो याद रखना है कि संत श्रीमंत शंकरदेव सत्रिया के संस्थापक हैं। अब देखते हैं यहाँ पर असम में कौन है, असम बिहू कहाँ का है, असम का है, याद रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर क्या आता है कि बारपेटा का भोर ताल नृत्य और झूमर नृत्य और बगुरम्बा और देवधनी, तो ये कहाँ के हैं, असम के डांस फॉर्म। फिर देखते हैं कि कुछ प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक हुए हैं, यानी कि डांसर हुए हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो वो यहाँ पर कौन हो जाएंगे, जोगेंद्र दत्ता ब्यान हो जाएंगे, अनीता शर्मा हो जाएंगे, सरोदी सकैया हो जाएंगे, और हरिचरण भुइया बोरबायन, और रामकृष्ण तालुकदार और टंकेश्वर। तो इन नामों को थोड़ा सा आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप अटेंड कर सको। फिर देखते हैं यहाँ पर कि कुछ इंफॉर्मेशन दी है कि नर्तकी नटराज, फिर दिया है ब्लैंक स्पेस, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा कि पद्मश्री प्राप्त करने वाले पहले ट्रांस व्यक्ति बन चुके हैं या बन गए हैं, वो कौन से हैं। ये भी आपका एसएससी का प्रीवियस ईयर है। तो इसमें कथक नर्तकी हैं वो, या फिर ओडिसी नर्तकी हैं, या फिर मणिपुरी नर्तकी हैं, या फिर भरतनाट्यम नर्तकी हैं। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो पद्मश्री जिन्हें दिया गया है और वो क्या है, पहले ट्रांस व्यक्ति हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। वो किससे संबंधित है, एक भरतनाट्यम नर्तकी है, इससे संबंधित है। कथक आप जानते होंगे, इससे पहले क्लास में हमने बताया है कि कथक में क्या है कि यह एक जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत कह सकते हो, नॉर्थ इंडिया, या फिर यूपी, ऑप्शन में जो भी है वहां पे लगाना है, तो ये वहां का एक
एक नृत्य है, और मणिपुरी तो आप उड़ीसा, तो उड़ीसा का है उड़ीसी नृत्य, और मणिपुरी जो है मणिपुर का है, और भरतनाट्यम कहाँ का है, ये तमिलनाडु का है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे देखते हैं आपका डिटेल में थोड़ा सा कि नर्तकी नटराज जो है पद्मश्री प्राप्त करने वाले पहले ट्रांस व्यक्ति बन चुके हैं। अब ये भारत सरकार द्वारा जो पद्म पुरस्कार होते हैं, इनकी शुरुआत 1954 में की गई थी, यानी 1954 में। और यह क्या होता है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है, लेकिन होता क्या है कि गणतंत्र दिवस की जो पूर्व संध्या होती है, क्या होता है उस दिन इसकी घोषणा की जाती है और प्रदान किए जाते हैं उसके बाद में धीरे-धीरे। फिर आगे देखते हैं अगला प्रश्न है कि नूरा सिस्टर्स जो हैं भारतीय संगीत की निम्नलिखित में से किस विधा के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आपको याद रखना है, ये कव्वाली के लिए फेमस होंगी, या सूफी के लिए, या गजल के लिए, या हिंदुस्तानी शास्त्रीय के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन सी माफ करना, ऑप्शन बी आपका जो होगा इसका सही उत्तर होगा, यानी कि ये जो सूफी विधा है उसके लिए फेमस है, और इनको काफी ज्यादा आप देखते भी रहते होंगे, वहीं से ये प्रश्न बना है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो नूरा सिस्टर जो हैं, ये पहले का नाम है ज्योति नूरा और दूसरी है सुल्ताना नूरा। ये क्या है, भारत के जो जालंधर की एक सूफी गायन जोड़ी है, इसे आपको ध्यान रखना है। और फिर अगला क्या है, इसमें दिया हुआ है कि वे शाम चौरसिया घराना शास्त्रीय संगीत है, वहां में ये क्या करती हैं, अभिनय करती हैं, उन्हें उसे परफॉर्म करती हैं। तो कभी कभी एग्जाम में आपका घराना पूछ लिया जाता है, तो उसे आपको भी याद रखना है। फिर यहाँ देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र या फिर कौन से क्षेत्र में कालिदास सम्मान प्रदान नहीं किया जाता है? तो शास्त्रीय संगीत, हाँ इसमें तो दिया जाता है, और शास्त्रीय नृत्य इसमें भी दिया जाता है, प्लास्टिक कला में भी दिया जाता है, जबकि ये जो ऑप्शन सी होगा आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो कठपुतली का खेल होता है उसमें ये आपका कालिदास सम्मान जो है वो प्रदान नहीं किया जाता है। अब इसको देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि कठपुतली का खेल क्या है, एक एनिमेटेड दृश्य कला है। अब ये इसकी बात करें कि ये कालिदास सम्मान जो कौन देता है, तो ये हर साल मध्य प्रदेश की जो सरकार है, जो एमपी गवर्नमेंट है, उसके द्वारा ये प्रदान किया जाता है, इसे आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या है कि गुजरात के, फिर पूछा जा रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा, कौन सा जिला है, जिले में मोढेरा नृत्य महोत्सव एक वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव है, तो ये किस जिले में होता है, उस जिले का नाम पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन बी सीधा यहाँ पर जो मेहसाड़ा है वहां पर ये जिला है, वहां पर इसे मनाया जाता है। ये क्या है, एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है, और ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये 2022 में आपका एसएससी ने पूछा था। यहाँ पर देख लेते हैं कि मेहसाड़ा जो मोसेड़ा या मुढेरा नृत्य जो है वो कहाँ है, मेहसाड़ा गुजरात में। फिर देखते हैं यहाँ पर कि भारत के नृत्य महोत्सव कुछ हैं, उनको यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पहला है कि बामनिया छाऊ नृत्य महोत्सव, ये कहाँ का है, ये पश्चिम बंगाल का है, तो बामनिया छाऊ नृत्य महोत्सव। फिर देखते हैं कि खजुराहो नृत्य महोत्सव, ये मध्य प्रदेश का है, इसे आपको याद रखना है। फिर तीसरा है कि कोणार्क नृत्य महोत्सव, ये ओडिशा का है, कोणार्क नृत्य महोत्सव। फिर है मामल्लापुरम नृत्य महोत्सव, ये तमिलनाडु से है। और मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव ये ओडिशा से है। और नाट्यांजलि महोत्सव ये तमिलनाडु में। और निशागंधी नृत्य महोत्सव ये केरल का है। और सिरपुर संगीत और नृत्य महोत्सव ये कहाँ का है, ये छत्तीसगढ़ का है, इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कुंभ मेला के 4 स्थानों में से एक नहीं है। अब कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है, और इसमें एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर कुंभ मेला नहीं लगता है, उस ऑप्शन को यहाँ पर पुट किया गया है, तो उसको एलिमिनेट करना है, वही आपका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर उज्जैन, हाँ तो उज्जैन में आपका कुंभ मेला लगता है। हरिद्वार में भी लगता है, ऑप्शन बी में जो हरिद्वार दिया। और ऑप्शन सी ये प्रयागराज, तो ये भी यहाँ प्रयागराज में भी क्या होता है, कुंभ मेला का आयोजन होता है। और वाराणसी, तो वाराणसी में नहीं लगता है, ये कहाँ पर लगता है, प्रयागराज में लगता है। तो ये 2 ऑप्शंस में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो याद रखना कि वाराणसी में नहीं लगता है, वो प्रयागराज में लगता है। तो आपका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। ये आपका एसएससी में एमटीएस में पूछा गया था। इसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, वो देख लेते हैं कि वाराणसी कुंभ मेला के 4 स्थानों में से जो एक नहीं है वही होगा वाराणसी। अब क्या है कि कुंभ मेला क्या होता है कि 12 वर्षों के दौरान ये लगता है। कुंभ मेला क्या होता है, 12 वर्ष के अंतराल पे लगता है, कि एक जगह पर जहां एक बार हो गया कुंभ महोत्सव या मेला, उसके 12 साल बाद ही उस जगह पर कुंभ मेला लगेगा। और 6 साल बाद क्या होता है,
आपका अर्ध कुंभ मनाया जाता है, इसे याद रखना है। 12 साल पे महाकुंभ और 6 साल पे अर्ध कुंभ मनाया जाता है। तो ये कहाँ लगता है? जो 4 स्थानों पे लगता है, 4 पवित्र नदियों होती हैं वहां पर लगता है। तो पहला कौन होगा? हरिद्वार में लगता है, वो गंगा नदी पर होगा। और दूसरा क्या है? उज्जैन में, वहां क्या है? शिप्रा या फिर क्षिप्रा नदी, वहां पर होता है। और नासिक पे क्या है? गोदावरी नदी के तट पर है। और प्रयागराज में क्या है? गंगा, यमुना या और एक दूसरी नदी है पौराणिक सरस्वती नदी के संगम पर, जो विलुप्त है, दिखाई नहीं पड़ती है, अदृश्य कह सकते हैं। फिर यहाँ पर देखते हैं आपका जो अगला प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पे आपका ब्लैंक स्पेस छूटा है। यहाँ पे भी पूछा जाएगा कि यहाँ पर क्या आएगा कि पंजाब राज्य के संगीत मुखर का एक रूप है। पंजाब राज्य का एक संगीत मुखर का कौन सा रूप है? कव्वाली होगा या गजल होगा या टप्पा होगा या भजन होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन सी यानी कि विकल्प सी आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि जो ये टप्पा शैली है ये कहाँ का है? ये पंजाब राज्य का है। ये क्या है? एक संगीत मुखर का एक रूप है। फिर आगे देखते हैं इसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है कि टप्पा पंजाब राज्य के संगीत का एक मुखर रूप है, याद रखना है। अब कव्वाली क्या होता है? ये सूफी संगीत होता है, जो भक्ति, एक ऐसी भक्ति है जो भगवान और क्या होता है, भक्त और भगवान के बीच में रिश्ते कायम करने के लिए क्या किया जाता है? परफॉर्म किया जाता है या उसको लोग गाते हैं। अब गजल की बात करें तो क्या होता है? इसमें अरबी कविता में उद्गमित होने वाली अत्यंत कविता या फिर एक ओड का एक रूप है। अब भजन तो आप जानते होंगे कि किसी विशेष धर्म में क्या होता है, भगवान की पूजा जो भी की जाती है या भजन किए होते हैं, उनको आप अच्छे से जानते हो भजन के बारे में। ये आपके ऑप्शन में था तो इसलिए यहाँ पर हमने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट की। अब आता है पैथकर पेंटिंग, फिर है ब्लैंक स्पेस, फिर है कि के अद्वितीय सांस्कृतिक प्रतीक हैं। तो ये कहाँ का है? इसकी आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो जो ऑप्शन ये होगा आपका सही उत्तर होगा यहाँ पर झारखंड। तो जो पैथकर पेंटिंग है ये झारखंड की अद्वितीय सांस्कृतिक प्रतीक है। ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यही क्या है? पैथकर पेंटिंग। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कुछ यहाँ पर है कि झारखंड का कुछ और फेमस है, क्या है कि सोहराई खोहर पेंटिंग और तेलिया रुमाल। इसको जीआई टैग दिया गया था मई 2020 में। तो ये भौगोलिक संकेतक मिला इसको, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो तेलिया रुमाल कहाँ का है ये आपको ध्यान रखना है, और सोहराई खोहर पेंटिंग कहाँ का है ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या बन सकती है एग्जाम के लायक, वो यहाँ पर देखते हैं कि पैथकर पेंटिंग झारखंड का एक अद्वितीय सांस्कृतिक प्रतीक है। पैथकर पेंटिंग क्या है? पूर्वी भारत में स्क्रॉल के रूप में पाई जाने वाली क्या है? एक लोक पेंटिंग है, याद रखना है। एक शब्द क्या है? लोक पेंटिंग। पैथकर पेंटिंग झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के सीमावर्ती जो राज्य हैं, सीमावर्ती क्षेत्र हैं, वहां पर ये बनाई जाती है। और इसे भारत की पुरानी आदिवासी पेंटिंग माना जाता है। ये कैसी पेंटिंग है? ये आदिवासी पेंटिंग, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो आपका ट्राइबल पेंटिंग से बोलेंगे वो है। संगीत निर्देशक आरसी बोराल और पंकज मल्लिक ने क्या किया? हिंदी फिल्मों में अपना पार्श्व गीत किस वर्ष रिकॉर्ड किया था? पार्श्व गीत जो गीत या पार्श्व गीतकार कौन होते हैं? जो बैकग्राउंड सिंगर या बैकग्राउंड सिंगिंग होती है उसी को पार्श्व गीत कहा जाता है। तो यहाँ पर ईयर के बारे में पूछा जा रहा है, जो आपका साल है, किस साल उन्होंने रिकॉर्ड किया था? तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा 1935। अब इसके बारे में क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन हो सकती है कि पहला पार्श्व गीत 1935 में नितिन घोष द्वारा निर्देशित एक फिल्म थी कि धूप छांव, उसके लिए जो संगीत निर्देशन कौन था? आरसी बोराल और पंकज मलिक ने। तो उन्होंने क्या किया था? इसमें रिकॉर्ड किया था। गीत क्या था कि मैं खुश होना चाहूं, सुप्रभा सरकार, पारुल घोष और उमा शशि देवी के द्वारा गाया गया था। गीत कौन था? मैं खुश होना चाहूं। फिर आगे देखते हैं आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हॉकी मैदान का आयाम क्या है? तो हॉकी मैदान का जो आयाम है वो क्या होगा? तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा कि 91.4 into 55 मीटर। ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं इससे और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, इसकी बेस पे जो इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी। तो हॉकी मैदान का आयाम आपको पता चल गया, और इसमें क्या है, प्रत्येक जो टीम होती है उसमें क्या होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। और यह एक नियमित खेल में क्या होता है? 3 20 मिनट की अवधियां होती हैं, जिनमें पहली दूसरी के बाद में 15 मिनट का क्या होता है? मध्यांतर होता है। और ध्यानचंद के बारे में आपने सुना होगा, उन्हें हॉकी के जादूगर के रूप में जाना जाता है। और इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में क्या होता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? आप यहाँ पर कमेंट करके बताइए, और आपको याद रखना आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अब आगे क्वेश्चन है कि विवादास्पद उपन्यास एक है कौन? लज्जा। इसकी लेखिका कौन है? ये आपसे पूछा जा रहा है।
तो जो विवादास्पद उपन्यास जो लज्जा है, इसकी लेखिका होंगी आपका ऑप्शन बी तस्लीमा नसरीन। ये आपका सही उत्तर होगा और ये देख पा रहे होगे ये तस्लीमा नसरीन। फिर यहाँ पर आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है, आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि अरुंधति रॉय ऑप्शन ए में। तो अरुंधति राय के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन उसको देखते हैं कि अरुंधति राय ने अपने उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आपको ध्यान में रखना है। ये इसलिए फेमस है कि क्योंकि इसके लिए 1997 में यानी कि 1997 में उपन्यास के लिए मैन बुकर पुरस्कार इन्हें मिला था। और ये क्या है, एक गैर प्रवासी भारतीय लेखक है और यह उपन्यास सबसे क्या हुआ था, सबसे ज्यादा बिका भी था। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन है शोभा दे, ये भी क्या है, एक लेखिका है, राइटर है। और किरण बेदी जी के बारे में देखते हैं यहाँ पर कौन सी बुक लॉन्च है, आपके एग्जाम के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो किरण बेदी द्वारा लिखित फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक है, जिसे आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर इनकी जो तस्लीमा नसरीन की कुछ और भी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, वो हैं माई गर्लहुड, फ्रेंच लवर, रिवेंज और सेलेक्ट कॉलम्स। तो ये इनकी क्या है, कुछ पुस्तकें हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछी जाए आगे एग्जाम में तो इन्हें आप आसानी से कर सको। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन अप्रैल 2021 तक भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री थे। तो पीएम के जो टेन्योर होता है, कार्यकाल होता है, किसका सबसे ज्यादा रहा है वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि यही सबसे लंबे समय तक अभी तक के जो आपके पीएम है वो रहे। अब यहाँ पर क्या आता है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री रहे। क्या रहा कि 16 साल 286 दिनों तक देश के ये प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया या कार्यभार संभाला। और दूसरा जो सबसे लंबा कार्यकाल रहा है वो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का रहा है। उनका कार्यकाल कितना रहा है, 11 साल 59 दिनों का रहा है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सीजीएल 2022 में क्वेश्चन आया था। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं दिवस के बारे में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए होगा 22 मार्च, ये आपका सही उत्तर होगा। यानी कि जो वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है या मनाया जाता है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। अब यहाँ पर 29 मार्च को, 18 फरवरी को या 5 अप्रैल को क्या क्या होता है, आगे देखते हैं यहाँ पर क्या क्या शामिल है इसके अंतर्गत। तो यहाँ पर क्या है कि 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस 2022 का अगर थीम की बात करें, विषय अगर आए या थीम आए, तो क्या है कि ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, यानी कि वो ग्राउंड वाटर जो क्या हो गया है, अब दिखाई नहीं पड़ता, इनविजिबल हो गया है, उसको विजिबल करना है, यानी कि उसको बढ़ाना है, तभी तो विजिबल होगा। अब देखते हैं कि 29 मार्च के बारे में। 29 मार्च को क्या सेलिब्रेट किया था कि विश्व पियानो दिवस जो होता है, विश्व पियानो दिवस वो यहाँ पर मनाया जाता है। और 5 अप्रैल को क्या होता है कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस, नेशनल मैरीटाइम डे। तो ये आपको ध्यान रखना है, 5 अप्रैल को होता है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस है, ना कि वर्ल्ड। अब इसकी थीम 2022 के लिए क्या थी कि वो है कि सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे देखते हैं कि आपका अगला प्रश्न क्या होगा। दक्षिण भारत का एक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है कौन, अगुम्बे, जहां पर क्या होता है 7640 mm यानी कि 7640 mm क्या होती है, औसत वार्षिक वर्षा होती है। वह किस राज्य में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश में होगा या कर्नाटक में होगा या तमिलनाडु में होगा या आपका केरल में होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी केरल होगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जैव विविधता संपन्न है और औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पर देख पा रहे हो कि ज्यादा होती है, इसलिए ये फेमस हो जाता है। ये क्या होगा, अगुम्बे कहाँ पर है कि दक्षिण पश्चिम भारतीय राज्य जो कर्नाटक है वहां का एक ऊंचाई वाला एक गांव है, आपको ध्यान रखना है। देखो ये अगुम्बे विलेज है और ये आपका क्या है, ये कर्नाटक है, ये इसकी लोकेशन है, अवस्थिति है। ये यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थल है उसमें ये पंजीकृत है, शामिल है। और इसकी जो समृद्ध क्या है, जैव विविधता और झरनों में कौन कौन है, ओनाको अब्बी, बकरना और जोगी गुडी फॉल, ये फेमस है। और अरब सागर के ऊपर लाल धुंधला सूर्यास्त के लिए ये फेमस है कौन, अगुम्बे। और इसे भारत की कोबरा राजधानी के रूप में भी जाना जाता है और इसे दक्षिण जो भारत है उसका चेरापूंजी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बारिश क्या होती है, अच्छी मात्रा में होती है, यानी कह सकते हो कि सर्वाधिक होती है, ठीक ठाक मात्रा में, तो इसलिए से दक्षिण भारत का चेरापूंजी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी।
अब देखो क्वेश्चन इतना लंबा है, थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। तो भारत सरकार ने कुछ काम किया, किसे उसका एक मंत्रालय था कि पर्यावरण और वन मंत्रालय। उसके तहत क्या किया गया कि एक वैधानिक स्वायत्त निकाय स्थापित किया गया। वैधानिक है और क्या है, स्वायत्त निकाय है। कैसा है, कौन है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। हमने यहाँ पर कीवर्ड को तोड़ करके बताने की कोशिश की। इसको इसकी स्थापना के बारे में जो वर्ष था वो पूछा जा रहा है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा प्रश्न। तो इसमें क्या है कि जो ऑप्शन सी यानी कि जो 2000 जो आपका 3 है, वहां ये क्या उस वर्ष इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अब इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन है और कुछ और अन्य चीजें हैं जिनसे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर आप आपसे ज्यादा डिटेल में पूछे तो कब हुई, तो 1 अक्टूबर 2003 को इसकी स्थापना होती है। कौन है वो, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। अब इसके बारे में क्या है कि अधिनियम के क्या मुख्य उद्देश्य क्या था कि जैव संसाधनों के उपयोग के संरक्षण और सतत उपयोग और न्याय संगत लाभ साझा करना। राष्ट्रीय हरित अधिकरण जिन अन्य कानूनों से संबंधित है वो कौन कौन से हैं, और इनसे एक क्या होता है कि अलग से स्पेशल क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, बनते रहते हैं। तो आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं, उन्हें ध्यान रखना है कि जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम ये कब आया था, 1974 में आया था, 1974 में। फिर अगला आता है जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का उपकर अधिनियम। उपकर यानी कि यहाँ पर क्या हुआ था, एक टैक्स लगाया गया था। वो कब अधिनियम लाया गया, वो 1977 में, 1977 में। फिर अगला आता है आपका कि वन संरक्षण अधिनियम। ये कब आता है, 1980 में आता है, वन संरक्षण अधिनियम 1980। वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम, ये 1981 में आता है, 1981 में। फिर आता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कब आता है, ये 1986 यानी कि 1986 में, 1986, ये आपको ध्यान रखना है। एक और है कि सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, ये 1911 में आया था, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे देखते हैं आपका अगला प्रश्न। आगे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दंसे फिर है कि यहाँ पर ब्लैंक स्पेस का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। तो यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस छूटा हुआ ये वहां से ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कौन होगा। देशों के नाम यहाँ पे दिए हुए, तो म्यांमार दिया है, भूटान दिया है, श्रीलंका दिया है और नेपाल दिया हुआ है। तो जो दंसे है ये ऑप्शन डी, ये यहाँ पे यानी कि अब नेपाल में क्या होता है, ये यहाँ का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं डिटेल में कि दंसे नेपाल का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। ऐसा क्या है जो महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ पर देवी दुर्गा ने पूरी दुनिया को आतंकित करने वाले जो राक्षस था महिषासुर को वध किया था। तो उसी के लिए क्या होता है, बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए यह त्योहार मनाया जाता है। कौन सा, दंसे, कहां पर, नेपाल में। फिर आगे देखते हैं आपका अगला प्रश्न। आगे प्रश्न में है कि निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा मतलब सिस्टम नहीं है, यानी कि यहाँ पर 3 होंगे और 1 नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ubuntu जो आपका है ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स जो है वो भी आपका ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम है और ड्रुपल जो है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जबकि विंडोज क्या है, एक ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आपको ध्यान रखना है। विंडोज क्या होता है, जिसमें सोर्स कोड क्या होता है, सार्वजनिक रूप से और संपादन योग्य दिखाई देता है। माइक्रोसॉफ्ट के अलावा क्या होता है कि विंडोज और एप्पल का iOS या फिर मैक iOS, ये क्या होते हैं, आमतौर पर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे कौन से किस टाइप के हैं, ये क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर आगे देखते हैं आपका जो अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में दिया हुआ कि एक एप्लीकेशन है भीम यूपीआई। इसके संदर्भ में क्या है कि भीम में जो आई दिया हुआ है उसका अर्थ क्या है। उसका बीमा होगा, पहचान होगा, हस्तक्षेप होगा या फिर इंटरफेस होगा। तो आई का मतलब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इंटरफेस। भीम का पूरा नाम क्या होता है कि भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये आपको ध्यान रखना है, भारत इंटरफेस मनी। अब देखते हैं यहाँ पर इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। भीम यूपीआई के संदर्भ में आई का मतलब इंटरफेस हो जाएगा, आप समझ चुके हो। और ये क्या होता है, जो पैसा होता है, मनी होता है, उसको ट्रांसफर करने का एक एप्लीकेशन है। और आपको यहाँ पर क्या होता है, यूपीआई का मतलब अगर बात करें तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर आपका जो अगला प्रश्न होगा। आगे प्रश्न में दिया हुआ है कि एक 7 मीटर ऊंची मूर्ति है, किसकी, सदाशिव के नाम से जानी जाती है, और जो भगवान शिव के 3 पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती है, में पाई जाती है। मतलब कहाँ पाई जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो खंडगिरी में पाई जाती है,
या फिर उदयगिरी में पाई जाती है, या फिर भीमबेटका में पाई जाती है, या फिर आपका एलिफेंटा में ये पाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका ऑप्शन डी यानी कि विकल्प डी एलिफेंटा जो है सही उत्तर होगा, क्योंकि ये एलिफेंटा में पाई जाती है। एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं उन्हें भगवान शिव के जो 3 पहलुओं का जो प्रतिनिधित्व करने वाली मूर्ति है उसका नाम क्या है? सदाशिव है। और ये कितनी ऊंचाई? इसकी 7 मीटर ऊंचाई है। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कीवर्ड्स। फिर देखते हैं कि 1926 में पदार्थ की असतत संरचना उसके लिए काम करने के लिए जो फिजिक्स का यानी कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार था उसे किसे सम्मानित किया गया था? तो इसमें जो आपका सीधा उत्तर होगा ऑप्शन सी सही उत्तर होगा कि जीन बैप्टिस्ट पेरिंग जो थे उन्हें यह सम्मान दिया गया था फिजिक्स का नोबेल। उसके बारे में यहाँ पर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, जिसे आप देख सकते हो कि 1927 में किसे दिया गया और किसके लिए दिया गया, और 1969 में किसे दिया गया, और 1928 में किसे और किसके लिए दिया गया, आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 1944 में ब्रिटेन वुड्स में विश्व मुद्रा सम्मेलन हुआ, उसमें भारत के कौन से वित्त मंत्री जो थे उन्होंने इसका मतलब उसमें शामिल हो या उसका प्रतिनिधि बने? तो ऑप्शन ए केसी नियोगी, ऑप्शन बी सीडी देशमुख, या ऑप्शन सी जॉन मथाई, या ऑप्शन डी आर.के. सन्मुखम शेट्टी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो ऑप्शन डी आपका होगा ये सही उत्तर होगा, आर.के. सन्मुखम शेट्टी या फिर चेट्टी। आर.के. सन्मुखम शेट्टी क्या थे कि 1944 में जो ब्रिटेन वुड्स में क्या हुआ था, विश्व मौद्रिक सम्मेलन हुआ था, उन्होंने तब वो क्या थे, भारत के प्रतिनिधि थे। ये क्या थे, एक वकील थे, अर्थशास्त्री थे और राजनीतिज्ञ थे। इनके बारे में यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि 1947 से लेकर के 1948 तक स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री के रूप में इन्होंने क्या किया था, काम किया था। ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर आगे देखते हैं कि अरबपति यानी कि जो आपके बिलियनियर हैं वॉरेन बफेट द्वारा एक संचालित जो फर्म है निम्नलिखित में से कौन सी है, उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो जो यहाँ पर क्या होगा, अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी होगी, या फिर बर्कशायर हैथवे होगा, या फिर बैंक ऑफ अमेरिका, या फिर जेपी मॉर्गन चेस। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा, यानी कि जो बर्कशायर हैथवे है ये आपका सही उत्तर होगा। यही इनकी फर्म है और ये फर्म क्या करती है, निवेश का काम करती है। बर्कशायर हैथवे फर्मों में अरबपति वॉरेन बफेट चलाते हैं इसे, और उन्हें अमरोहा के क्या होता है, माफ करना अमरोहा नहीं, ओमाहा के ओरेकल के रूप में जाना जाता है। वॉरेन बफेट क्या है कि अब तक के सबसे सफल क्या है, एक निवेशक हैं, सबसे सफलतम इन्वेस्टर जिन्हें कहते हो आप। अगला प्रश्न है कि फिल्म शतरंज के खिलाड़ी एक क्या है, एक लघु फिल्म यानी कि शॉर्ट कथा पर आधारित एक फिल्म है, और इसके लेखक कौन है? यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस छूटा हुआ है तो उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ये जयशंकर प्रसाद होंगे, या फिर रामधारी सिंह दिनकर, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर मुंशी प्रेमचंद साहब। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि मुंशी प्रेमचंद। अब इसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है कि शतरंज के खिलाड़ी, इसका अंग्रेजी में क्या कहेंगे, द चेस प्लेयर्स। ये क्या है, एक लघु कहानी है, छोटी सी कहानी है, मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई थी, और इस कहानी पर जो मूवी बनाई थी वो सत्यजीत रे थे, उनके द्वारा ये मूवी बनाई गई थी। और यानी कि इसका इन्होंने डायरेक्शन किया था, कब किया था, 1977 में किया। तो इससे आपको ध्यान रखना है। और सत्यजीत रे को भारत का कौन सा पुरस्कार दिया गया, जो भारत सरकार के द्वारा पद्म पुरस्कार दिया गया था, या फिर भारत रत्न मिला था? तो इससे आपको ध्यान रखना है, कमेंट करके बता भी सकते हैं। अगला देखते हैं यहाँ पर कि नवाचार यानी कि जो आपका इनोवेशन उपलब्धियों पर संस्थानों की जो अटल रैंकिंग किसके द्वारा एक पहल है, आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो नवाचार है उपलब्धियों के लिए जो इनोवेशन जो किया जाता है, एक अटल रैंकिंग जारी की जाती है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो पर्यटन मंत्रालय का होगा, या योजना मंत्रालय का, या योजना मंत्रालय कोई है नहीं। फिर क्या है, शिक्षा मंत्रालय या फिर विद्युत मंत्रालय। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ऑप्शन सी होगा आपका सही उत्तर होगा, यानी कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ARIIA एक क्या है, राष्ट्रीय रैंकिंग एक प्रणाली है, एक सिस्टम है, जिसे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 2018 में नवाचार यानी कि इनोवेशन के विभिन्न संकेतकों पर यानी कि इंडिकेशंस पर एक उच्च शिक्षा संस्थानों की को रैंक करने के लिए शुरू किया गया था। यानी कि हायर एजुकेशन जो आपके इंस्टीट्यूट है उनको रैंकिंग प्रदान करता है। कब से? सन 2018 से शुरुआत की गई थी आपका जो शिक्षा मंत्रालय है, एजुकेशन मिनिस्ट्री, इसे आपको ध्यान रखना है। तो धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अब मिलते हैं आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए